हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर साई को आप सभी का स्वागत करता हूं। महादेव की सौगन मुकाबला टक्कर का होने वाला है और आज मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर आया हूं, भाई साहब दिल गार्डन होने वाला है, क्योंकि थर्ड ग्रेड की बातों को हम लेकर टारगेट करने वाले हैं और थर्ड ग्रेड की बातें जो हमारे दिमाग में आने वाली है, भाई साहब थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, पीटीआई हो, भाई साहब या फर्स्ट ग्रेड। और फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो फिर एक बात बता देता हूं, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए एक बात और बता देता हूं कि सिलेबस चेंज हो चुका है। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जीके पेपर का और सब्जेक्ट पेपर के जो आप साथी तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस चेंज हो चुका है। और याद रखना, सबसे ज्यादा बदलाव जो हुआ है वो अंग्रेजी में हुआ है, सबसे ज्यादा जो बदलाव हुआ है वो अंग्रेजी में हुआ है। और बता देता हूं, थर्ड ग्रेड में भी सिलेबस चेंज की संभावना बनेगी। याद रखना, थर्ड ग्रेड के अंदर भी सिलेबस चेंज की संभावना बनेगी, सेकंड ग्रेड के अंतर्गत भी सिलेबस चेंज की संभावना बनेगी। तो भाई साहब कि दरिया हूं यूं ही बहता रहूंगा, कि दरिया हूं यूं ही बहता रहूंगा, ठहरने की आदत नहीं, यूं ही कारवा बढ़ाऊंगा। तो वैसा आप कारवा तो हमारा बनता रहेगा और चीजें आगे से आगे चलती रहेगी। इन चीजों को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हम देखने वाले हैं। तो महादेव की सौगन, मुकाबला तो टक्कर का होगा। और एक ही बात है, क्योंकि मैं मेरे जीवन में एक ही चीज मानता हूं, मेरे पिताजी मुझे एक ही बात कह के गए, ये भाई साहब सीधा सीधा सा फंडा कि कह दो हवाओं से कि अपना रुख मोड़ ले, क्योंकि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। बिल्कुल याद रखना, सेकंड ग्रेड में भी चेंज हुआ है क्या? अभी सेकंड ग्रेड में चेंजेस नहीं हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज हुआ है। तो भाई साहब फर्स्ट ग्रेड वालों को और अपनी तैयारी को मजबूत करने की जरूरत है। तो भाई साहब हवा में बातें होने वाली नहीं है। तो याद रखना, आज के संबंध में मनोविज्ञान की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस हम यहां पर देखने वाले हैं, याद रखना मनोविज्ञान की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस हम जो देखने वाले हैं, मनोविज्ञान से जुड़े हुए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे रीट हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, याद रखना चाहे पीटीआई हो, भाई साहब हमारा मामला या डीएसएसबी के संबंध में अगर हम बात करते हैं, रीट के समकक्ष हम अगर बात करेंगे तो याद रखना डीएसएसबी के संबंध में बात करेंगे, सी टेट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सी टेट के बारे में बात करेंगे। तो भाई साहब चीजें बेहतरीन से बेहतरीन होने वाली है। सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले ही लाइक और शेयर करने में जो कंजूसी करते हैं, आज इस परंपरा को तोड़ दीजिए भाई साहब, क्योंकि आपका छोटा सा नन्ना मुन्ना डॉक्टर साई को आपके सामने आ चुका है। और मनोविज्ञान की परंपरा के अंतर्गत हम एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। याद रखना, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं, क्योंकि भाई साहब झंडा यही है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। याद रखना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक चीजों को छोड़ेगा नहीं। सर लेवल 1 में भी कितना चेंज हो सकता है, अभी इसके संबंध में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। साइकोलॉजी का नाम ही डॉक्टर साई को भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को लाइक और शेयर करने में भाई साहब कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी अपनी क्लास है, परीक्षा मंच आपका अपना प्लेटफॉर्म है। तो परीक्षा मंच एजुकेशन चैनल, टीचिंग एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मतलब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भाई साहब मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षण विधियों के अंतर्गत, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत, याद रखना शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत मैं आपको झुकने नहीं देगा, मतलब झुकने नहीं देगा। आज की क्लास को अगर हम बात करते हैं, आज की क्लास का पहला प्रश्न याद रखना, सबसे ताबड़तोड़ बैटिंग, बिल्कुल सबसे पहला ताबड़तोड़ बैटिंग का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कौन सा है? एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? बच्चों को अनुशासित करने के लिए, स्वयं को धनवान बनाने के लिए, शिक्षण विधियों में सुधार और छात्रों की जरूरतों को समझने के लिए, केवल परीक्षा में सफल होने के लिए। याद रखना, मजेदार अगर मैं बात बताऊं तो भाई साहब आजकल के टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी क्या होना चाहते हैं? धनवान होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहते हैं? धनवान होना चाहते हैं। मुझे छोड़कर, मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन याद रखना कुछ मास्टरों को मैंने देखा है, वो मनोविज्ञान इसलिए पढ़ाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको धनवान जल्दी से जल्दी बनना है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का हर शिक्षक को नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज क्यों होना चाहिए? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायता प्रदान करता है। याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान
नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में है ना सहायता प्रदान करता है, सुधार करने में सहायता प्रदान करता है और बालक बालिकाओं की आवश्यकताओं एवं उनकी समस्याओं के बारे में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए उपयोग या महत्व है। याद रखना, मैंने कई बार चीजें आपके सामने बताई थी कि शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग, शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग वाली बात, तो याद रखना शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालक स्वयं को जानने में सहायक, जानने में सहायक। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक खुद को जान सकता है, समझ सकता है, पहचान सकता है, छात्रों को समझने में, छात्रों की क्षमताओं को जानने में सहायक, ठीक है, क्षमता को जानने में सहायक, किसमें, छात्रों को जानने में सहायक, ये बात भी इसके अंदर देखने को मिलती है। याद रखना, बालकों की आवश्यकताओं को जानने में सहायक, बालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जानने में सहायक, किसको, आवश्यकताओं को जानने में सहायक, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जानने में सहायक, कक्षा कक्ष की व्यक्तिक भिन्नता, याद रखना दोस्तों, कक्षा कक्ष की व्यक्तिक भिन्नता को समझने में सहायक, व्यक्तिक भिन्नता को समझने में सहायक, नवीन शिक्षण विधियों का, सीधा सा फंडा, नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक, काय में, नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक, नवीन पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सहायक, ठीक है, पाठ्यचर्या का निर्माण करने में, पाठ्यचर्या का निर्माण करने में सहायक। ये सारा लॉजिक आपको किसके संबंध में ध्यान रखना है, तो ऑप्शन सी के संबंध में ध्यान रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को वह ताकत देता है जिसके माध्यम से शिक्षक नवीन शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार कर सकता है, बालक बालिकाओं की आवश्यकताओं को जान सकता है, बालक बालिकाओं की योग्यताओं को समझ सकता है, बालक बालिकाओं की समस्याओं की पहचान कर सकता है, विद्यालय समय सारणी का निर्माण कर सकता है और विद्यालय के संस्थागत नियोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज की परंपरा जो शुरू हो चुकी है ये टूटने वाली नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का हर शिक्षक को क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, याद रखना शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर ने एक साफ साफ शब्दों में बात बताई थी। याद रखना स्किनर ने साफ साफ शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान की एक बात बताई थी और याद रखना शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में उन्होंने क्या कहा था। तो बात को समझना कि स्किनर की परिभाषा जो आती है, स्किनर ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। ठीक है नागेश भाई स्वागत है। तो याद रखना शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर ने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान, याद रहे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। तैयारी की क्या है, आधारशिला है। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की है तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। बोलो निम्न कथन का संबंध किससे देखने को मिलेगा, स्किनर से देखने को मिलेगा। आपने देखा था कि पील महोदय ने भी इसकी परिभाषा दी कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। याद रहे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। बोलो निम्न कथन का शिक्षा मनोविज्ञान, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, शिक्षा का विज्ञान है, बोलो निम्न परिभाषा का संबंध किससे देखने को मिलेगा, तो भाई साहब स्किनर के अनुसार देखने को मिलेगा। तो क्लास को लाइक और शेयर ठोकने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों जरूरी है, इसका जवाब आपको देना है कि नवीन शिक्षण विधियों का चयन करने में, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए और छात्रों की आवश्यकताओं और उनकी जरूरतों को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को बेहतरीन तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो पूरा भाई साहब वरदान साबित होने वाला है ये मनोविज्ञान आपके लिए। तो भाई साहब पीछे हटने की जरूरत नहीं है। याद रखना चीजों को पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। एक से बढ़कर एक चीजें आपके सामने प्रेजेंट होने वाली है। तो भाई साहब आगे का लॉजिक देखें क्या स्थिति इसके अंदर देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या याद रखना, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 पर आ जाओ। किसके ऊपर आ जाओ भाई साहब, प्रश्न संख्या 2 के ऊपर आ जाइए। प्रश्न संख्या 2 क्या है। अब प्रश्न संख्या 2 के संबंध में अगर हम बात करते हैं, स्पष्ट रूप से बात ध्यान में रखनी है, स्पष्ट रूप से बात ध्यान में रखनी है। क्लास को लाइक और शेयर करने में कंजूसी 1% भी नहीं करनी। याद रखना क्लास को लाइक और शेयर करने में कंजूसी 1% भी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदीगामक अवस्था की आयु
सीमा है। याद रखना, आपको एक प्रश्न बता रहा हूं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है जीन पियाजे को जाता है। किसे जाता है बेटा? जीन पियाजे को जाता है। प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न क्या है? लेवल का प्रश्न भाई साहब। प्रश्न संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है किसे जाता है? जीन पियाजे को जाता है। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1923 में किया था। जीन पियाजे कहां के थे? स्विट्जरलैंड के थे। कहां के थे भाई साहब? स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन जब किया था, तो एक बात हमेशा याद रखना, जीन पियाजे का यह सिद्धांत एक निर्मितवादी सिद्धांत है। जीन पियाजे का यह सिद्धांत एक निर्मितवादी सिद्धांत है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है कि जीन पियाजे का यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? निर्मितवादी सिद्धांत है। कौन सा वादी सिद्धांत है? निर्मितवादी सिद्धांत है। और आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि निर्मितवाद की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से मानी जाती है। कौन से? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से मानी जाती है। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो नीशर को माना जाता है। किसे? नीशर या नाइजर को माना जाता है। नीशर या नाइजर को माना जाता है। और आपको अच्छे से बात याद होगी, याद रखना, आपको अच्छे से बात याद होगी, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से कौन से विकास को समझाने का प्रयास किया? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से बालक बालिकाओं के बौद्धिक विकास को समझाने का प्रयास किया। किसको? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से बालक बालिकाओं के बौद्धिक विकास को समझाने का प्रयास किया। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी? 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था कौन सी थी? संवेदी पेशीय विकास की अवस्था। संवेदी पेशीय विकास की अवस्था। पहली अवस्था कौन सी बताई? संवेदी पेशीय विकास की अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी बताई? तो याद रखना, पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था। दूसरी कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था। तीसरी अवस्था जो बताई वो कौन सी थी? मूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था बताई। और चौथी जो अवस्था है वो कौन सी है? औपचारिक क्रियात्मक विकास की अवस्था। कौन सी? औपचारिक क्रियात्मक विकास की अवस्था बताई गई। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, अच्छे से समझ लेना। जीन पियाजे ने संवेदी पेशी विकास की अवस्था का समय काल कितना बताया? 0 से 2 वर्ष बताया। ये 2 से 7 वर्ष बताया। ये 7 से 11 या 12 साल बताया। और ये 12 से 15 या 12 से 18 साल। तो याद रखना, संवेदी गामक विकास की अवस्था का जो समय काल है, जन्म से 2 साल। कौन सा? जन्म से 2 साल। भाई साहब, एक प्रकार से हमेशा ध्यान रखना, याद रखना, एक प्रकार से हमेशा ध्यान रखना कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से बालक बालिकाओं के बौद्धिक विकास को समझाने का क्या किया था? प्रयास किया था। मानसिक विकास को समझाने का प्रयास किया था। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के माध्यम से कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4। संवेदी गामक विकास की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक विकास की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक विकास की अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक विकास की अवस्था। जीन पियाजे स्वयं को, याद रखना, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, मैं आपको और बात बता देता हूं, जीन पियाजे प्रश्न हमेशा आपसे पूछा जाएगा। आपको हमेशा नई नई चीजें देखनी है, नई नई चीजों को जानना है। आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि जीन पियाजे स्वयं को मानते थे, तो जैव वैज्ञानिक, याद रखना, जीन पियाजे स्वयं को क्या मानते थे? जैव वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी मानते थे। जीन पियाजे खुद को क्या मानते थे? जैव वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी मानते थे। जीन पियाजे छोटे बालकों को क्या मानते थे? बालकों को क्या मानते थे? तो याद रखना, जीन पियाजे छोटे बालकों को नन्हे वैज्ञानिक मानते थे। क्या मानते थे भाई साहब? नन्हे वैज्ञानिक मानते थे। क्या मानते थे? नन्हे वैज्ञानिक मानते थे। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी बातें इसके अनुसार ध्यान में रखना। सर, इनकी विशेषताएं भी बताएं। मैं सारी चीजें आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जीन पियाजे स्वयं को जैव वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी मानते थे। जीन पियाजे ने, याद रखना, एक शब्द दिया था विशेष रूप से, अहम केंद्रिता, इगोसेंट्रिज्म। एक शब्द और दिया था, जीववाद। एक शब्द और दिया था, प्रतीकात्मक भावना। कौन सी भावना? प्रतीकात्मक भावना। एक शब्द और दिया था, सूचकता। फिर बात याद रखना, अनुकूलन। फिर याद रखना, संरक्षण। कौन सा? संरक्षण। फिर याद रखना, केंद्रीकरण।
कौन सा? केंद्रीकरण। फिर कौन सा? विकेंद्रीकरण। कौन सा? विकेंद्रीकरण। फिर बताया आत्मसातकरण। कौन सा? आत्मसातकरण। ठीक है, आत्मसातकरण। फिर बताया समायोजन। फिर बताया मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया। कौन सा बताया? मानसिक संक्रिया। फिर बताया संज्ञानात्मक संरचना। कौन सा बताया? संज्ञानात्मक संरचना। भाई साहब, जीन प्याजे के सिद्धांत से जुड़ी हुई सारी बातें आपके सामने लेकर आ चुका हूं, याद रखना। ठीक है, दादू मान जाओ, अब क्यों गुस्सा करते हो? जय मेवाड़, जय जोहार। बिल्कुल जय मेवाड़ भाई साहब। तो ये मेवाड़ी बंदा झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। आगाज हुआ है तो अंजाम भी होगा, कि आगाज हुआ है तो अंजाम भी होगा, और साथ तुम्हारा रहा तो परवान भी होगा। अभी तो हमने हाथ मिलाया है, अरे चलना भी बाकी है। अभी तो हमने मंजिल पे निगाहें गड़ाई है, मंजिल को पाना बाकी है। तो भाई साहब देखें, जीन प्याजे स्वयं को जैव वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी मानते थे, बालक बालिकाओं को नन्हा वैज्ञानिक मानते थे। अब याद रखना, अहम केंद्रिता, अहम केंद्रिता, ये जितने भी शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं भाई साहब, एक एक का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। अहम केंद्रिता, बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं के विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझकर, बालक बालिकाओं के द्वारा स्वयं के विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझकर दूसरों के विचारों को महत्व न देने की प्रक्रिया अहम केंद्रिता कहलाती, ईगोसेंट्रिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ईगोसेंट्रिज्म कहलाती है। कंप्लीट याद रखना, बालक अहम केंद्रिता में बालक अपनी नजर से दुनिया को देखता है, दूसरों की नजर को, विचारों को महत्व नहीं देता। जैसे सड़क के किनारे लगे पोस्टर को देखने पर लगता है कि इसकी नजर सिर्फ मुझ पर है। अरे गाड़ी में चलते समय ऐसा लगता है कि बालक ये सोचता है कि पेड़ पौधे भी मेरे साथ चल रहे हैं। तो भाई साहब ये किस में आ जाएगा? अहम केंद्रिता में। बालक बालिकाओं के द्वारा किसी निर्जीव वस्तु के प्रति सजीव चिंतन या सजीव कल्पना करने की प्रक्रिया, बालक बालिकाओं के द्वारा निर्जीव वस्तु के प्रति सजीव चिंतन या सजीव कल्पना करने की प्रक्रिया जीववाद कहलाती है। खिलौने को वास्तविक समझना, खिलौने को वास्तविक समझना, प्लास्टिक की गुड़िया को खाना खिलाना, उसको निन्नी निन्नी कराना, उसको सुलाना और वैसा उसको नहलाना धुलाना। वैसा मेरा बाबू छोटे बच्चों को, 3 से 4 साल के बच्चों को देखते हैं ना, तो याद रखना छोटे बच्चों को लेकर ऐसे घूमते हैं ना, छो जा छो जा छो जा। तो भाई साहब ये सारी बातें किसमें आ जाती है? कि मतलब जो काम, जो व्यवहार माँ बच्चे के साथ कर रही है, 3 से 4 साल का बच्चा जीववाद की प्रक्रिया के तहत खिलौने को भी वास्तविक समझता है। कंप्लीट। भगवान भी खाते हैं, खाना खिलौना भी खाता है, ये सारी बातें, पंखा चलता है, रेडियो चलता है, ये सारी बातें जीववाद के अंतर्गत आ जाती है। और भाई साहब जीववाद के तहत आपने देखा होगा भगवान के भोग लगाया था, कर्माबाई ने भी भोग लगाया था कि थाली भर में ल्याई खींचड़ो। ठीक है, बस ईगो करना आता आपको। अरे भाई साहब किसने ईगो कर लिया? मुझे बताइए कौन ईगो कर रहा है? गुरुजी, है ना? वो पावलाव के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अरे पावलाव क्या, उसके पिताजी के भी प्रश्न ले आएंगे। तो जीववाद के तहत कर्माबाई ने भगवान के भोग लगाया था कि थाली भर में ल्याई खींचड़ो, अरे ऊपर की बाट की जिमो मारा श्याम दणी जी मावे बेटी जाट की। तो वैसा ये सारा मामला ध्यान में रखना। तो जीववाद, अरे नकली को असली समझना, ये सारी बातें इसमें ध्यान में रखनी है। कंप्लीट। फिर याद रखना प्रतीकात्मक भावना, बालक मॉडल के रूप में, प्रतीक के रूप में चीजों को समझने लगता है, मतलब बड़ी चीजों को छोटी चीजों के रूप में समझना शुरू कर देता है। कंप्लीट। ये सारी बातें आपको इसके अनुसार ध्यान में रखना है। फिर याद रखना सूचकता, बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के संबंध में, बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के संबंध में किया गया मानसिक चिंतन सूचकता कहलाता है। अनुकूलन, अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार ढालना, कि प्रत्येक सजीव में, जीन प्याजे के अनुसार प्रत्येक सजीव में अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के 2 तत्व होते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। अपने पूर्व अनुभव का संबंध नवीन ज्ञान से करना, आत्मसातकरण। अपने पूर्व अनुभव का संबंध नवीन ज्ञान से करना, या पूर्व अवधारणा का संबंध नवीन अवधारणा से संबंध करना, आत्मसातकरण। अपनी पूर्व अवधारणा में संशोधन करते हुए उसका संबंध नवीन अवधारणा से करना, समायोजन। अरे भाई साहब पहले का ज्ञान एज इट इज आए तो आत्मसातकरण, और पहले के ज्ञान का
संशोधन करते हुए उसका संबंध नवीन ज्ञान से जोड़ा जाए, समायोजन। सीधा सीधा सा, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अरे भाई साहब, सीधा सा फंडा, पूर्व ज्ञान को ध्यान में लाकर नवीन समस्या का समाधान करना, आत्मसातकरण, और पूर्व ज्ञान में संशोधन करते हुए, बदलाव परिवर्तन करते हुए समस्या का समाधान करना। भाई साहब किस में हो जाएगा? समायोजन के अंतर्गत ध्यान रखना। आपकी क्लास का टाइम क्या है? हमेशा 9 बजे भाई साहब डॉक्टर साई को आपके सामने परीक्षा मंच, याद रखना, परीक्षा मंच टीचिंग एग्जाम चैनल पर आएगा। और याद रखना, अपने चैनल की एक ही विशेषता है कि इसके ऊपर दूसरी वैकेंसी का कोई क्लास आएगा नहीं। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ही वैकेंसी चलाऊंगा, मतलब शिक्षक भर्ती से ही रिलेटेड वैकेंसी चलाने वाला हूं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन और अंतर को समझना, परिवर्तन एवं स्थिरता को समझना संरक्षण कहलाता है। बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के एक ही पक्ष या एक ही विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना केंद्रीकरण कहलाता है। बालक बालिकाओं के द्वारा किसी विषय वस्तु के संबंध में वास्तविक एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार या चिंतन करने की प्रक्रिया विकेंद्रीकरण कहलाती है। और याद रखना, किसी विषय वस्तु के संबंध में किया गया मानसिक चिंतन, मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशन कहलाता है। और बालक बालिकाओं की मानसिक क्षमताओं का योग या समुच्चय संज्ञानात्मक संरचना कहलाता है। तो जीन पियाजे ने अवस्थाएं कितनी बताई थी भाई साहब? 4, मतलब 4। आपके कमेंट शो हो रहे हैं भाई साहब, कारपेंटर साहब, बिल्कुल आपके कमेंट शो हो रहे हैं, परेशान मत होइए। प्रश्न संख्या 3 पर आ जाओ। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? अरे निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक और शेयर ठोक दो बापू, जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक और शेयर ठोक दीजिए, बोलते, ठीक है? अरे बोतल हटा लो सर। अरे भाई साहब, बोतल हटा ली है ना, दुनिया बोतल के पीछे ही पड़ी हुई है। वेरी गुड। चलिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो मैं आपके सामने विकास के सिद्धांत लिखता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, विकास के सिद्धांत आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। पहला सिद्धांत, विकास की निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? विकास की निरंतरता का सिद्धांत। नंबर 2, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। कौन सा? व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। विकास के एकीकरण का सिद्धांत या विकास की समानता का या समान प्रतिरूप का सिद्धांत, प्रतिरूप का सिद्धांत। और विकास के सह संबंध का सिद्धांत। याद रखना, विकास के सह संबंध का सिद्धांत, विकास के सह संबंध का सिद्धांत, विकास के एकीकरण का सिद्धांत, विकास के एकीकरण का सिद्धांत, और विकास की दिशा का सिद्धांत। याद रखना, विकास के दिशा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की कौन सी? भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो ये सारी बातें इसमें आ जाती है। और विकास के इस सिद्धांत के अनुसार और देखा जाए, बिल्कुल, तो याद रखना, इस सिद्धांत के अनुसार और देखा जाए, विकास की गति का सिद्धांत। कौन सी? विकास के गति का सिद्धांत। विकास पूर्वानुमेय होता है। याद रखना, जब भी प्रश्न पूछा जाए विकास होता है तो विकास पूर्वानुमेय होता है। कैसा होएगा भैया? पूर्वानुमेयी होता है। और याद रखना, एक विकास का सिद्धांत आपके सामने और प्रेजेंट करो तो विकास के सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। जितने महत्वपूर्ण सिद्धांत है सारे के सारे मैंने आपके सामने रख दिया है। आप बोलती हो तो ओके, जा रही हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू की बकवास कथई न करें। याद रखना, विकास की निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार प्रत्येक बालक बालिकाओं के विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, अतः उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। विकास के समान प्रतिरूप के मतलब यह होता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक बालक अपने माता पिता के समान ही विकास के गुण धर्मों को प्राप्त करता है। विकास के सह संबंध का नियम होता है, मतलब 7 प्रकार के जो विकास हैं एक दूसरे से परस्पर अंतः सह संबंधित होते हैं। कंप्लीट। फिर याद रखना, विकास के एकीकरण के नियम के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो विकास के इस नियम के अनुसार बालक सर्वप्रथम अपने शरीर के किसी पूर्ण अंग का संचालन करना सीखता है, उसके बाद में अन्य अंगों का। विकास की दिशा के सिद्धांत। विकास की दिशा 2 प्रकार की होती है, याद रखना, बिल्कुल अच्छे से कंडीशन ध्यान रखना कि बिल्कुल क्लियर तथ्य ध्यान में रखना है। विकास की दिशा 2 प्रकार की होती है,
सिर से पैर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। सिर से पैर की ओर मतलब सेफलोकेडल। विकास के इस नियम के अनुसार बालक सर्वप्रथम अपने शरीर के ऊपरी अंगों पर कंट्रोल करता है, उसके बाद में शरीर के निचले अंगों पर। और प्रॉक्सिमो डिस्टल अंदर से बाहर की ओर के विकास के इस नियम के अनुसार बालक सर्वप्रथम शरीर के केंद्र के नजदीकी अंगों पर कंट्रोल करता है, उसके बाद में शरीर से दूर के अंगों पर। और विकास में भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की गति लंबवत या रेखीय न होकर कैसी होती है? वर्तुलाकार होती है। विकास पूर्वानुमेय होता है। बालक बालिकाओं के जन्म से पूर्व उनके विकास के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और विकास में बालक सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद में विशिष्ट क्रियाएं। तो वैसा विकास का कौन सा नियम नहीं है? तो विकास सतत प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक बात है। विकास पूर्वानुमानित होता है, बिल्कुल ठीक बात है। विकास केवल आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित होता है। तो याद रखना, विकास के ऊपर वंशक्रम के साथ साथ वंशक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। विकास पर वंशक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो ये विकास का नियम ठीक नहीं है। यह विकास का नियम ठीक नहीं है। विकास एक विशिष्ट अनुक्रम का पालन करता है। ठीक है, विकास केवल, यहां पर दो कथन गलत हैं। विकास एक विशिष्ट अनुक्रम का पालन करता है, सही है, यह कथन है, ये बिल्कुल विशिष्ट अनुक्रम का पालन करता है, बिल्कुल सही बात है। तो याद रखना ऑप्शन सी इसके संबंध में ठीक नहीं है। ऑप्शन सी इसके संबंध में ठीक नहीं है। सर फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का कोर्स मिलेगा क्या? बिल्कुल अंजू सैनी, बिल्कुल मिलेगा, मतलब बिल्कुल मिलेगा कंप्लीट। तो याद रखना ये नियम इसके संबंध में ठीक नहीं है, क्योंकि विकास के ऊपर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो आगे की चीजों को देखें। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 भाई साहब, प्रश्न संख्या 4 के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो चीजों को बिल्कुल बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सीखने का पूरा क्या करना है? प्रयास करना है। ठीक है, चीजों को छोड़ना नहीं, मतलब छोड़ना नहीं है। गुरुजी अब चतुर्थ श्रेणी के बाद रीट की क्लास ही लगेगी क्या इस चैनल पर? 100% इसकी चैनल के ऊपर केवल और केवल टीचर भर्ती की क्लास के अलावा और कोई बकवास देखने को मिलेगी नहीं। याद रखना, टीचर भर्ती की ही क्लासें मिलेगी, साइकोलॉजी मिलेगी, शिक्षण विद्या मिलेगी, शैक्षिक परिदृश्य मिलेगा, पूरा जीके मिलेगा, आपके सब्जेक्ट पेपर की क्लासें भी मिलेगी। तो भाई साहब आपको अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है, मतलब डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साइको आ चुका भाई साहब, डॉक्टर साइको आ चुका है। दंड और इनाम किस प्रकार के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं? याद रखना, दंड और इनाम किस प्रकार के अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, अवलोकन अधिगम। आपको बता देता हूं, ये पाउल स्किनर के सिद्धांत से ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला मामला देखने को मिलेगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन करने का काम किसने किया था? तो स्किनर ने किया था। भाई साहब जब भी प्रश्न पूछा जाए कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय जाता है, ठीक है, बिल्कुल। टीना आईसीटी कहां से पढ़ी है तूने? अरे आईसीटी में पढ़ाऊंगा। ओ पंखुड़ी, पंख होती तो उड़े आती रे, ढबजा थोड़ी ढबजा, धैर्य धरो भैया, धैर्य धरो। आईसीटी पेडागोजी में पढ़ाएगा, फर्स्ट ग्रेड वालों को आईसीटी पेडागोजी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाएगा। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट। तो ये बात दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने। कब किया? 1938 में। याद रखना, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को दंड एवं पुरस्कार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि स्किनर के इस सिद्धांत को किसके नाम से जाना जाता है, तो दंड एवं पुरस्कार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? दंड एवं पुरस्कार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कंप्लीट। बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्किनर के अनुसार बालक बालिकाओं के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है, निरंतर उन्हें दंड प्रदान किया जाएगा, नकारात्मक रूप से और सकारात्मक रूप से पुनर्वलित किया जाएगा, तो बालक बालिकाओं में कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। क्योंकि स्किनर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय नकारात्मक और सकारात्मक दो प्रकार के पुनर्बलों का प्रयोग किया था। सकना, ये सारी बातें इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। तो याद रखना, स्किनर के सिद्धांत को दंड एवं पुरस्कार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डेमो क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी क्या? डेमो क्लास आप परीक्षा मंच एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। याद रखना, परीक्षा मंच एप्लीकेशन MUNCH परीक्षा मंच एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको फर्स्ट ग्रेड का डेमो क्लास भी मिलेगा, मतलब मिलेगा। सर रीट मेंस के लिए भी ना
पढ़ा दो। अरे रीट मेंस के लिए ही पढ़ा रहा हूं, रीट मतलब थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, रीट प्री, सभी का एक कॉम्बो है, आपको अलग अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें इसमें ध्यान में रखनी है। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 के ऊपर आ जाओ भाई साहब। किसके ऊपर? प्रश्न संख्या 5 के ऊपर आ जाइए। प्रश्न संख्या 5 का क्राइटेरिया क्या है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 5 का लेना देना क्या है? देखो, एक बच्चे का भावनात्मक विकास किस कारक से सबसे अधिक प्रभावित होता है? एक बालक का भावनात्मक विकास मतलब संवेगात्मक विकास की बात हो रही है। कौन से? संवेगात्मक विकास की बात हो रही है। एक बालक का संवेगात्मक विकास सबसे महत्वपूर्ण रूप से किससे प्रभावित होता है? तो याद रखना, एक बच्चे का भावनात्मक विकास किस कारक से सबसे अधिक प्रभावित होता है? अरे सबसे पहली बात ये तो जान लो छोरों, पहले ये तो जान लो कि भाई साहब संवेगात्मक विकास केवे किने है, संवेगात्मक विकास को मतलब क्या है? तो साफ साफ शब्दों में दिमाग में बिठा लो। बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में, बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में होने वाला तत्काल परिवर्तन, या यूं कह दूं कि बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में तत्काल परिवर्तन कर बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया संवेगात्मक विकास कहलाती है। सीधा सा फंडा कि बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में तत्काल परिवर्तन कर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया संवेगात्मक विकास कहलाती है। चाहे खुशी का भाव हो तो भी कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे, और भाई साहब दुख का मातम का भाव हो तो भी कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। मान लीजिए कि आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो गया, और थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो गया, उस समय 4 महीने बीत चुके, जुलाई तक आपका रिजल्ट आता है और आपका दोस्त आपको फोन करता है, हेलो रिजल्ट आ गया। और उस समय अगर आप कोई काम कर रहे हो, घर में शादी ब्याह का माहौल है, और उस समय अगर आप कोई काम कर रहे हो और खुशी खुशी फोन उठाते हो और दोस्त कहता है कि भाई साहब रिजल्ट आ गया और तेरा नंबर नहीं आया, तो भाई साहब उस समय हमारी खुशी एक पल में गायब हो जाएगी, शरीर की शारीरिक संरचना बदल जाएगी, शक्ल उतर जाएगी और हम रोने धोने का काम शुरू कर देंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक इसी के विपरीत अगर भाई साहब घर पे कोई टेंशन का समय चल रहा है, सब तनाव में टेंशन में बैठे हुए हैं, और उसी समय आपके दोस्त का फोन आता है कि भाई साहब बिल्कुल ड्राइंग का कोर्स रिंकू सुमन फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग सब्जेक्ट की क्लास भी बिल्कुल लेते हो क्या? बिल्कुल ड्राइंग सब्जेक्ट मिलेगा मतलब मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना सीधा सीधा सा फंडा, बिल्कुल क्लियर याद रखना। जैसे आप टेंशन में बैठे हो, इसके विपरीत अगर फोन आता है कि तेरा सिलेक्शन हो गया, तो वैसे आप टेंशन गई तेल लेने और उछल पड़ते हो, पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। तो याद रखना, बालक बालिकाओं की शारीरिक सत्ता में तत्काल परिवर्तन कर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया संवेग कहलाती है। तो बच्चे का भावात्मक विकास सबसे ज्यादा किससे? स्कूल के माहौल से, केवल सामाजिक आर्थिक स्थिति से, परिवार और सामाजिक वातावरण से। तो याद रखना ये सारा मामला इसमें देखने को मिलेगा। अरे पास होने के लिए ज्यादा मेहनत चाहिए ही नहीं, पास होने के लिए कभी भी एक बात याद रखना, ज्यादा मेहनत चाहिए नहीं। और जिसने 14 घंटे पढ़ाई की वो भैंसियां चरा रहा है। बिल्कुल हनुमानगढ़ वालों का भूपेंद्र जी कैसे हैं आप सभी? तो भाई साहब दिल ठोक कर चीजों को हल करना है, पसीना बहाएंगे लेकिन नाम मात्र का, ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। कंप्लीट रीड के लिए साइकोलॉजी है ना पढ़ी थी, और अब साइकोलॉजी अपने यहां पर पढ़ाएंगे। ड्राइंग सब्जेक्ट की क्लास, ठीक है, कितनी बजे लगती है? आप पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और रिंकू सुमन आप ड्राइंग सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज फर्स्ट पेपर और ड्राइंग सब्जेक्ट के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें, 8769466095 के ऊपर संपर्क करें। किसके ऊपर? 8769466095 के ऊपर संपर्क करें। याद रखना 9799, ठीक है, 9799967721, तो इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको ड्राइंग का पूरा कोर्स मिलेगा और सब्जेक्ट मिलेगा। आगे प्रश्न है, देखो आगे का प्रश्न देखो बापू, आगे का प्रश्न का लॉजिक क्या है इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आगे के प्रश्न का लॉजिक क्या भाई साहब अच्छे से समझ लीजिए बापू। देखो प्रश्न का मामला क्या है, देखें सीधा सीधा सा फंडा बिल्कुल क्लियर। एक बालक का विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के एक बीच का एक उत्पाद है, यह कथन किसका है? स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। अरे वंशक्रम और वातावरण मैंने आपको सीना ठोक कर पढ़ाया,
ठीक है, लड्डू वाले बेच से नमस्ते। लाडू फूट गया भैया, बिल्कुल लाडू तो फूट गया, मोतीचूर का था। तो याद रखना, एक बालक का विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच का एक उत्पाद है। यह कथन किससे संबंधित है? मैंने आपको जब ऑफलाइन के अंतर्गत भर भर के पढ़ाया था, ऑफलाइन के अंतर्गत भर भर के एक चीज पढ़ाई थी, और वो चीज थी वुडवर्थ की। क्या थी? वुडवर्थ की, कि बाल विकास वंशक्रम व वातावरण का, बाल विकास वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल है, योगफल नहीं। याद रखना, वुडवर्थ के अनुसार कि बाल विकास किसका? बाल विकास वंशक्रम व काई का भैया? वंशक्रम व वातावरण का, वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल है। कई है भैया? गुणनफल है, योगफल नहीं। गुणनफल है, योगफल नहीं। बोलो, निम्न परिभाषा का संबंध किससे देखने को मिलेगा? तो यह बात दिमाग में अच्छे से याद रखना भाई साहब, योगफल है, योगफल है, ठीक है, ठीक है, योगफल नहीं, गुणनफल है, योगफल नहीं। यह सारा मामला वुडवर्थ के संबंध में। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक बालक का विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच का एक उत्पाद है, तो भाई साहब उत्पाद तब होगा जब वंशक्रम और वातावरण एक दूसरे के साथ में परस्पर अंतःक्रिया करेंगे। बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? बोलो, बात समझ में आएगी नहीं? सीना ठोक कर एक दिल की बात बता दूं, क्लास को लाइक और शेयर ठोक दो। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर साई को आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा है, तो क्लास को लाइक और शेयर ठोक दो। चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज 9 बजे की क्लास का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ, प्रश्न संख्या 7 पर आ जाओ। प्रश्न संख्या 7 के ऊपर आ जाओ। प्रश्न संख्या 7 का लॉजिक देखना भाई साहब। एक महत्वपूर्ण प्रश्न की थ्योरी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्न की थ्योरी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं से स्वयं को बचा सके। बात को अच्छे से समझना, ठीक है, बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं से स्वयं को बचा सके और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। यह परिभाषा किसने दी? स्किनर, हेडफील्ड, ड्रेवर, क्रो एवं क्रो। जल्दी से जल्दी प्रश्न को पढ़ो और प्रश्न का जवाब जल्दी से जल्दी टिकाओ। ये फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए विशेष प्रश्न है भाई साहब, है ना? कौन से वालों के लिए? फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए ये विशेष प्रश्न है, और इस प्रश्न के अंतर्गत आपका दिमाग बिल्कुल क्लियरली चलना चाहिए। याद रखना, बिल्कुल क्लियर चलना चाहिए। कंप्लीट, कंप्लीट। तो याद रखना, सीधा सीधा सा फंडा। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी समस्याओं से स्वयं को बचा सके और अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ये किसका कथन है? स्किनर का कथन नहीं है, ड्रेवर का कथन नहीं है, क्रो एंड क्रो का कथन नहीं है। बोलो, किससे संबंधित बात हो जाएगी? हेडफील्ड की परिभाषा है। किसकी परिभाषा भाई साहब? हेडफील्ड की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? अरे भाई साहब, तुक्के मत मारो, तुक्का मारने की कतई जरूरत ही नहीं है। ये किसकी परिभाषा है? तो हेडफील्ड की परिभाषा। किसकी परिभाषा है? हेडफील्ड की परिभाषा। और हेडफील्ड ने क्या कहा था कि जब व्यक्ति अपने वातावरण में, याद रखना, जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह अपनी आंतरिक शक्तियों के माध्यम से बाहरी वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है और अपने जीवन की समस्याओं का क्या करता है भाई साहब? समाधान करता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, अरे भाई साहब, जब दिमाग में कीड़े नहीं चल रहे होते हैं, दिमाग शांत होता है, सूर्यास्त मदन मत, तो समझ लो भाई साहब दिमाग शांत है तो हर प्रकार का टेंशन खत्म है, हर प्रकार की प्रॉब्लम सोल्व आउट है, कोई टेंशन है नहीं, तो भाई साहब दुनिया जाए भाड़ में। ये सारी बातें इसके अंदर देखने को मिलेगी। कंप्लीट। तो भाई साहब चीजों को बिल्कुल डंके की चोट पर बोलना है कि भाई साहब हम झुकने वालों में से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ, प्रश्न संख्या 8 पर आ जाओ। काय के ऊपर? प्रश्न संख्या 8 पर आ जाओ। प्रश्न संख्या 8 का लॉजिक देखो। आला रे आला भाई साहब, नया प्रश्न आला, और एक से बढ़कर एक प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेगा। याद रखना अच्छे से। बाल विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? जल्दी से जल्दी, बिल्कुल जल्दी से जल्दी प्रश्न का जवाब टिकाओ। जल्दी से जल्दी, देरी नहीं करनी, देरी तो बिल्कुल भी नहीं करनी आपको।
आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए याद रखना, बिल्कुल क्लियर कट बात बता रहा हूं। विकास की दिशा के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो विकास की दिशा के दो नियम होते हैं। विकास की दिशा, और भाई साहब विकास की दिशा के नियम कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम इधर देखो, दूसरा नियम इधर देखो। पहला नियम जो आता है मस्तकोधमुखी, जिसे हम कहते हैं सेफलोकेडल, मस्तकोधमुखी, मस्तकोधमुखी। याद रखना, इसे हम दो प्रकार से बांटते हैं। पहला कौन सा है? मस्तकोधमुखी, मस्तकोधमुखी। दूसरा नियम है केंद्र शिरोभिमुखी, केंद्र शिरोभिमुखी। कौन सा? केंद्र शिरोभिमुखी। याद रखना, मस्तकोधमुखी को हम सेफलोकेडल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सेफलोकेडल के नाम से जानते हैं। और इसे हम प्रोक्सीमोडिस्टल के नाम से जानते हैं, प्रोक्सीमोडिस्टल के नाम से जानते हैं। भाई साहब दोनों नियम विकास के ही हैं, जो विकास की दिशा को बताने का काम करते हैं, सेफलोकेडल और प्रोक्सीमोडिस्टल। मस्तक का मतलब सिर, कोद का मतलब पैर, मुखी का मतलब दिशा। मतलब इस नियम के अनुसार बालक सर्वप्रथम अपने शरीर के ऊपरी अंगों पर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में शरीर के निचले अंगों पर। आया हुआ प्रश्न का एग्जाम्पल बता रहा हूं, याद रखना। एक बालक सर्वप्रथम अपनी गर्दन को संभालना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है, और सबसे अंत में पैरों के बल चलना शुरू करता है। तो भाई साहब विकास का कौन सा नियम है? तो याद रखना, ये सेफलोकेडल। कौन सा? सेफलोकेडल। इसका मतलब विकास की दिशा सिर से पैर की ओर चलती है, सिर से पैर की ओर चलती है। इसका मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर चलती है। कहां से? अंदर से बाहर की ओर चलती है। तो ये साफ साफ शब्दों में सेफलोकेडल का लॉजिक हो जाएगा कंप्लीट। एक बात अच्छे से याद रखना, अरे जब बच्चा 4 महीने का होगा या जब बच्चा 1 महीना का होगा, ये मान लेते हैं बच्चा है, तो ये बच्चा लेटा हुआ है, तो जब हम बच्चा पैदा होता है 15-20 दिन का बच्चा हो जाता है, जब हम उसको लेते हैं, दादी नानी या उसकी मम्मी कहती है कि इसकी गर्दन के नीचे हाथ रखना। इसका मतलब बच्चे की गर्दन बड़ी सॉफ्ट होती है, उसको हम ऐसे नहीं उठा सकते, वो उठा लिया, ऐसे थोड़ी करते हैं। वैसा पहले उसकी गर्दन के नीचे हाथ देते हैं। क्यों? क्योंकि बालक सबसे पहले अपनी गर्दन को संभालना शुरू करेगा, तो 1 महीने का बालक अपनी गर्दन को हल्का फुल्का 20 डिग्री के कोण तक उठा सकता है। याद रखना, 4 महीने की उम्र में बालक बैठना सीखता है, 8 महीने की उम्र में बालक घुटनों के बल चलेगा, 10 महीने की उम्र में बालक सहारे के साथ खड़ा होगा, और 12 महीने की उम्र में बालक कुर्सी को धक्का कर देकर चलना शुरू कर देता है। रे बोलो सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? मैं जो कह रहा हूं नहीं मानना है। आपके घर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं, उनकी गतिविधियों को देखना, उनकी हरकतों को देखना। अरे भाई साहब मनोविज्ञान ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कंप्लीट। तो यह है सेफलोकेडल। इस नियम के अनुसार केंद्र शिरोभिमुखी या प्रोक्सीमोडिस्टल के अनुसार अगर हम बात करें, विकास के इस नियम के अनुसार बालक सर्वप्रथम अपने शरीर के केंद्र के नजदीकी अंगों पर कंट्रोल करता है। कंप्लीट। शरीर के केंद्र के नजदीकी अंगों पर कंट्रोल करता है, उसके बाद केंद्र से दूर के अंगों पर। जैसे बालक द्वारा किसी वस्तु को उठाने के लिए सबसे पहले अपना पूरा हाथ जब यूज में लिया जाता है तो हाथ पूरा तो जा रहा है, लेकिन सबसे पहले कंधा मूवमेंट में आएगा, उसके बाद में कोहनी, उसके बाद कलाई, और उसके बाद ये हथेली का गुदा, और सबसे लास्ट में उस अंगुलियों को उपयोग करना सीखता है। तो याद रखना, ये कौन सा प्रोक्सीमोडिस्टल का लॉजिक आएगा? प्रोक्सीमोडिस्टल के अनुसार बालक सर्वप्रथम अपने शरीर के केंद्र के नजदीकी अंगों पर कंट्रोल करता है, उसके बाद केंद्र से दूर के अंगों पर। क्लास को लाइक और शेयर करने में याद रखना, कंप्लीट आंसर की के बाद, ठीक है। वैसे पीपीए पेपर तो बड़ा गया। अरे भाई साहब क्या बात हो रही है? क्लास को लाइक और शेयर ठोको, और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो। चलिए साहब, ये सारी बातें इसके अनुसार। प्रश्न संख्या 9, कौन सा? प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 के संबंध में अगर मैं बात बताऊं आपको, तो याद रखना प्रश्न संख्या 9 का लॉजिक क्या है, इस बात को अच्छे से जान लीजिए। याद रखना प्रश्न संख्या 9 का लॉजिक क्या है, इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि अधिगम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। याद रखना, अधिगम के संबंध में, अधिगम केवल औपचारिक शिक्षा से होता है, अधिगम एक आजीवन प्रक्रिया है, अधिगम केवल बच्चों में होता है, अधिगम केवल पाठ्य पुस्तकों से होता है। अरे भाई साहब सीधा सीधा सा फंडा, अधिगम की विशेषताएं पूछी गई है। क्या पूछी गई है? अधिगम की विशेषताएं पूछी है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। याद रखना, कसम से मुकाबला टक्कर का होगा, मतलब मुकाबला तो टक्कर का होगा। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, अधिगम वातावरण की उपज, अधिगम जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया,
कंप्लीट। अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक होता है। अधिगम याद रखना दो प्रकार का होता है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। फिर बता रहा हूं, अधिगम दो प्रकार का होता है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। और बालक जब सीखता है तो या तो उदाहरणों के माध्यम से सीखेगा तो आगमनात्मक, या नियमों के माध्यम से सीखेगा तो निगमनात्मक। और याद रखना अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि परिणाम। लर्निंग प्रोसेस, अधिगम एक प्रोसेस है, नॉट ए प्रोडक्ट। यह बात भी दिमाग में सही से रखना। अधिगम पूर्व नियोजित भी होता है और अक्षमात भी होता है। कंप्लीट। अधिगम का स्थानांतरण भी किया जा सकता है। तो याद रखना अधिगम एक निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह अधिगम की एक प्रमुख विशेषता है। कंप्लीट। सर क्लियर करो, ठीक है। दिख नहीं रहा है, अरे भाई साहब क्यों नहीं दिख रहा है? ये सारा मामला इसमें ध्यान में रखना। अधिगम की विशेषता निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कौन सी? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम औपचारिक भी होता है, याद रखना भाई साहब। अधिगम औपचारिक भी होता है और अधिगम अनौपचारिक भी होता है। अधिगम क्या होता है? औपचारिक भी होता है, अधिगम अनौपचारिक भी होता है। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए अधिगम है तो अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया। अधिगम जटिल और कौन सी प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया है। और फिर याद रखना, ये सारा मामला ध्यान में रखना है। अधिगम वातावरण की उपज है। भाई साहब किसकी? वातावरण की उपज है। आज दिन तक हमने जो कुछ भी सीखा है, बालक बालिकाओं के द्वारा आज दिन तक जो कुछ भी सीखा जाता है, वो लोग किसके माध्यम से सीखा जाता है? वातावरण के माध्यम से सीखा जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन की बुक निकाल लो और ठीक है ना, सॉल्व कराओ। अरे भाई साहब हमारी किताब है हरिओम ओड, भाई बिल्कुल हमारी किताब है। आप परीक्षा मंच से मंगा सकते हैं या परीक्षा मंच एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी किताब घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो याद रखना अधिगम के संबंध में, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, अधिगम जटिल प्रक्रिया, सक्रिय प्रक्रिया, अधिगम वातावरण की उपज। आज दिन तक हमने जो कुछ भी सीखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं जिन जिन का नाम ले रहा हूं सभी दिल खोल कर बताना। मनो, मन, कमल, पूजा चौधरी, हरिओम, ठीक है, मीना, मिठालाल मीना, ठीक है, सत्या, जितने भी साथियों को मैंने नाम लिया XYZ, याद रखना। क्या आप झूठ बोलते हो? क्या आप झूठ बोलते हैं? अगर आपने झूठ बोलना सीखा है तो वैसा वातावरण के माध्यम से गाली देना भी सीखा है ना, वातावरण के माध्यम से। अपशब्द भी सीखे हैं ना, वातावरण के माध्यम से। तो एक चीज याद रखना, जो भी सीखा ऐसे कभी करता ना, गलत चीज सीखी या अच्छी चीज सीखी, बोलो कहां से सीखी? वातावरण के माध्यम से सीखी। भाई साहब हाँ बोलते हैं, अरे दिल की बात जुबा पर आ ही जाती है। सेकंड ग्रेड का एमसीक्यू कराओ, अरे सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का सबका एक साथ चल रहा है। सर आप ठीक है, बिल्कुल, अरे सब जगह सिखाते हैं। ये अपना खुद का है, ये अपना खुद का है। तो ये सारा मामला इसमें। चलिए साहब प्रश्न संख्या 10 पर आ जाओ। प्रश्न संख्या 10 पर आ जाओ। किसके ऊपर आ जाओ? प्रश्न संख्या 10। कौन सा? प्रश्न संख्या 10 के ऊपर आ जाइए। अब प्रश्न संख्या 10 का मामला क्या है, इस बात को अच्छे से समझो। बाल विकास का कौन सा चरण तूफान तनाव की अवस्था के रूप में जाना जाता है? साफ शब्दों में एक मनोवैज्ञानिक आता है जिसका नाम है स्टैनले हॉल। साफ शब्दों में एक मनोवैज्ञानिक आता है जिसका नाम है स्टैनले हॉल। ठीक है सर, मैंने एमए कर ली तो नेट क्वालिफाई नहीं है, तो क्या मैं सहायक आचार्य का फॉर्म भर सकता हूं? याद रखना, फॉर्म तो भरिए, बाकी बाद का बाद में देखा जाएगा, अभी टेंशन मत करो। कंप्लीट। तो याद रखना स्टैनले हॉल ने साफ शब्दों में एक बात बताई थी कि किशोरावस्था संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। ठीक है, मैं तो ना बोलूं सर झूठ, आज का पहला झूठ यही है। क्लास को लाइक और शेयर ठोको। सबसे पहली बात तो ये याद करो, क्लास को लाइक और शेयर ठोको, बाकी सारी बातें बाद में। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो बापू, जल्दी से जल्दी। जिन बालक बालिकाओं के माध्यम से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर पुण्य का लाभ उठाएं। स्वाहा। तो याद रखना बाल विकास का कौन सा चरण? स्टैनले हॉल ने एक परिभाषा दी थी कि किशोरावस्था, मतलब मेरी उम्र की बात हो रही है, काई में किशोरावस्था।
किशोरावस्था। सीधा सा फंडा दिमाग में बिठाओ, किशोरावस्था के बारे में क्या बात हुई है, किसके बारे में, किशोरावस्था के बारे में क्या बात हुई, तो इस बात को अच्छे से समझो। किशोरावस्था के बारे में क्या कहे, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा था कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध किससे देखने को मिलेगा, तो भाई साहब किससे, स्टैनले हॉल। तो ये एडोसेंस के संबंध में बात देखने को मिलेगी। फिर याद रखना शैशवावस्था की इन्फेंसी के बारे में कभी बात की जाए तो जीवन का, याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा याद रखना, सबसे बड़ा नाजुक काल, जीवन का सबसे बड़ा नाजुक काल, या जीवन का सबसे बड़ा संवेदनशील काल। ठीक है, कौन सा, जीवन का सबसे बड़ा संवेदनशील काल, कॉम्प्लिकेटेड स्थिति, सीखने का आदर्श काल कौन सा है, शैशवावस्था। और याद रखना, कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कौन सा काल, तो जीवन का सबसे कठिन काल आपसे पूछा जाए, जीवन का सबसे कठिन काल पूछा जाए तो भी शैशवावस्था है। और संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था पूछी जाए तो भी शैशवावस्था है। और एक बात और याद रखना, शैशवावस्था को जीवन का नाजुक काल भी कहते हैं, संवेदनशील काल भी कहते हैं, सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं। कौन सा, सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं। और बाल्यावस्था को तो आप जानते हैं, जीवन का अनोखा काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, अनोखा काल कहते हैं। और कहते हैं कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। तो याद रखना, ये सारी बातें आपके सामने लेकर आ गया। क्लास को लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल दे धनाधन चीजें चलने चाहिए। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो किल है ना, पैट्रिक वाली बात और स्टैनले हॉल वाली बातें देखने को मिलेगी। प्रश्न संख्या 11 पर आ जाओ। प्रश्न संख्या 11 कौन सा भाई साहब, प्रश्न संख्या 11 के संबंध में हम बात करते हैं। तो देखो सीधा सा फंडा प्रश्न 11, देखो प्रश्न का लेवल क्या है भाई साहब। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा सही और गलत का निर्धारण कैसे करता है। याद रखना, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा सही और गलत का निर्धारण कैसे करता है। बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में दिमाग को अच्छे से बिठा लीजिए कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा सही और गलत का निर्धारण कैसे करता है। सजा से बचने के लिए समाज के नियमों और कानूनों के अनुसार, व्यक्तिगत लाभ और जरूरतों के आधार पर, दोषों के अच्छे या बुरे इरादों के आधार पर। अब याद रखना, सीधा सा फंडा, मैंने आपको कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ाते समय, मैंने आपको कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ाते समय, गलत उत्तर कर रहे हो, गलत मत जाओ। याद रखना, ऑप्शन सी पर आ जाओ, बी पर मत जाओ, यहां पर ऑप्शन सी पर आओ। याद रखना, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा सही और गलत का निर्धारण कैसे करता है, एक बालक के रूप में बात की जा रही है। तो याद रखना, मैंने आपको जब पूर्व नैतिक विकास की अवस्था के अनुसार बात बताई थी, ठीक है, पूर्व नैतिक विकास की अवस्था की बात बताई, स्तर की बात बताई थी। इसमें दो अवस्थाएं थी, दंड आज्ञा पालन, कौन सा, दंड आज्ञा पालन, और एक आता है साधन सापेक्षता, तो याद रखना, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जिस काम की वजह से, याद रखना, व्यक्तिगत लाभ और जरूरतों के आधार पर बालक सही और गलत का क्या कर लेगा, निर्धारण करता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट बात बता रहा हूं, व्यक्तिगत लाभ और जरूरतों के आधार पर बालक क्या करता है, सही गलत का निर्धारण करता है। तो इस बात में आपको बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में चीजों को बिठा के रखना है, चीजों को इधर उधर घुसेड़ने की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल हर चीज को अच्छे से समझना है, जानने का पूरा क्या करना बेटा, प्रयास करना है। क्योंकि इस अवस्था के अंतर्गत जिस कार्य को बालक बालिका में नैतिक तरकना का निर्धारण जो होता है, कि इस स्तर के अंतर्गत हम बात करते हैं कि इस स्तर के अंतर्गत बालक बालिका में नैतिक तरकना का निर्धारण जो होता है वो स्वयं की आवश्यकता और स्वार्थ पूर्ति के आधार पर होता है। अर्थात बालक को जिस कार्य को करने पर या जिस
बालक को कोई भी काम किया जाए, याद रखना, बालक को कोई भी काम किया जाए, अगर उस काम के माध्यम से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, उसके लालच की पूर्ति हो रही है, तो बालक उस काम को अच्छे से करेगा। और जिसके माध्यम से उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, बालक उस कार्य को कभी करना पसंद मैं एक मिनट रुको, प्री कन्वेंशन स्तर के अंतर्गत मेरे से मिसमैच हुआ भाई साहब, रुको 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 रुको, मेरे से गलती हुई है। यहां पर जो पूछा गया है प्रश्न का मैं भाव समझ नहीं पाया, मेरे से जो मिसमैच हुआ है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा मेरे से मिसमैच हुआ है। यहां पर अदला बदली का भाव नहीं था, मेरे दिमाग में अदला बदली का भाव आ गया था, इस बात को मैं क्लियर बता रहा हूं। सजा से बचने के लिए, किसमें, सजा से बचने के लिए पहला प्रश्न आ जाओ, पहला प्रश्न का, इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन 1 होगा भाई साहब, मैं बिल्कुल कान पकड़ के सॉरी बोलता है, ऑप्शन 1 होगा। कौन सा होगा, सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन, ठीक है, आ सकते हैं क्या, बिल्कुल आएंगे, 100% आ सकते हैं। नेट का रिचार्ज करा दियो, इस प्रश्न का जो जवाब है वो याद रखना, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बालक या बच्चा सही और गलत का निर्धारण करता है सजा से बचने के लिए। किससे, सजा से बचने के लिए। जैसे बच्चे ने कोई चोरी की, तो चोरी करते ही माता ने उसकी क्या कर दी, पिटाई कर दी, क्या कर दी भाई साहब, पिटाई कर दी। तो पिटाई करने के बाद दिमाग के में, बच्चे के दिमाग में हमेशा आ जाएगा चोरी करना क्या है, बुरी बात है, बुरी बात है, मतलब क्या है, गलत बात है। जिस चीज के लिए सजा मिले, याद रखना, जिस चीज के लिए सजा मिले वो गलत बात है, और जिस चीज के लिए इनाम मिले, याद रखना, इनाम मिले वो उसके लिए सही बात है। तो याद रखना, सीधा सीधा सा फंडा, सजा से बचने के लिए नैतिकता का लॉजिक देखने को मिलेगा। कंप्लीट, बिल्कुल सबका ही गलत हो गया, तो बिल्कुल मेरे से भूल हुई है, इस भूल को मैं तत्काल, जब कोई प्रश्न मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं उसमें अगर मेरे से कोई एक्सक्यूज होता है, भूल होता है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में इसको एक्सेप्ट करता हूं और इसे तत्काल प्रभाव से सुधार देता हूं, ताकि क्या आपको बिल्कुल एक्यूरेट कंडीशन के अंतर्गत सारी चीजें सही देखने को मिल सके, बिल्कुल क्लियर कट चीजें आपके दिमाग में देखने को मिल सके। तो साफ साफ शब्दों में याद रखना, बालक बालिका में सही और गलत का, देखो किसी कार्य को करने पर अगर माता पिता के माध्यम से उसकी पिटाई की जाती है या सही है ना, या उसको सजा प्रदान की जाती है, तो याद रखना बालक उस काम को उसी नजर में देखता है कि इनाम मिलेगा तो बालक के लिए वो काम सही है, और बालक को अगर सजा मिलेगी तो बालक के लिए वो काम गलत हो जाएगा। तो ये प्रश्न मैंने वापस आपके सामने रिपीट कर दिया। कंप्लीट, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ, याद रखना, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाओ। प्रश्न का लॉजिक क्या है इस बात को समझे अच्छे से, ठीक है, प्रश्न का लॉजिक क्या है इस बात को अच्छे से समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विगत भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, याद रखना, विगत भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कंप्लीट, याद रखना, सीधा सीधा सा फंडा, विगत भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि बालक के सामाजिक विकास का प्राथमिक कारक है। निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? विद्यालय, मीडिया, धार्मिक संस्थान। याद रखना, यह द्वितीय कारक के अंतर्गत देखने को मिलेगा। कंप्लीट, किसमें? द्वितीय कारक के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और ये कौन से कारक में देखने को मिलेगा? प्राथमिक कारक के अंतर्गत देखने को मिलेगा। कंप्लीट, ये सारी बातें आपको यहां पर दिमाग में सेट करके रखनी है। चीजों को एक से बढ़कर एक चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। समाजीकरण के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो समाजीकरण किसे क्या कहते हैं कि समाज और परिवार के सदस्यों के द्वारा, समाज और परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देख देख कर सीखना ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। कि व्हाट इज ए रॉन्ग, व्हाट इज ए राइट, नैतिकता के साथ साथ बालक सही गलत पहचानता है, समाज के नियमों को एक्सेप्ट करता है। ये सारी बातें इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई साहब? परिवार देखने को मिलेगा। कौन सा? परिवार देखने को मिलेगा। कंप्लीट, ये प्रवीण अपनी असली औकात में आ जा भैया, ठीक है। सिलेबस कब तक हो जाएगा सर, और रिवीजन के लिए कितना टाइम मिल जाएगा? चिंता मत करो, सिलेबस भी पूरा करवाएंगे और रिवीजन भी डंकी की चोट पर करवाने वाले हैं। कंप्लीट, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, प्रश्न संख्या 13। कहीं पे? प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी भी खत्म
नहीं होने वाली प्रक्रिया है। विकास के संबंध में प्रश्न पूछा है कि विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या परस्पर अंत्यक्रिया का सिद्धांत। तो इस विकास के इस कथन के संबंध में अगर बात करते हैं तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और आप जानते हैं स्किनर ने एक बात बताया था कि विकास सतत एवं धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विकास चलने वाली प्रक्रिया है, कि विकास सतत एवं धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है, बोलो निम्न कथन का संबंध किससे देखने को मिलेगा? तो स्किनर से। और ये निरंतरता के सिद्धांत का लॉजिक देखने को मिलेगा। क्लास को बीच में छोड़ना नहीं है, मतलब छोड़ना नहीं है। कंप्लीट। ये बात आपको दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। कुछ नहीं किया है, आपस में बात मत करो राठौड़, प्रवीण राठौड़, आपस में बिल्कुल बात मत कर, अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। नहीं पढ़ना है तो कतई जरूरत नहीं है। जो चीजें सिखा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो फालतू माथाफोड़ी कतई नहीं करनी। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ भाई साहब। प्रश्न संख्या 14। कौन सा बेटा? प्रश्न संख्या 14। अब प्रश्न संख्या 14 के ऊपर बात करते हैं। प्रश्न का जवाब दीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और एक्चुअल कंडीशन में इसका जो जवाब है उसको समझें। कंप्लीट। याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है? निम्नांकित में से कौन सी एक अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है? बिल्कुल क्लियर कट बात दिमाग में रख लीजिए, याद रखना, बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में बात को अच्छे से रख लेना, याद रखना। निम्न में से कौन सी एक अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है? यह बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करती है, गलत बात है। सैद्धांतिक शिक्षा हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ, याद रखना, शिक्षा हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ, शिक्षा हमेशा सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करने का काम करेगी। औपचारिक के साथ साथ इनफॉर्मल फॉर्मेट में भी आपको यूज करेगी। यह बालक को समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहित करती, ठीक बात है। यह बालक की सृजनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देती, ठीक बात है। तो याद रखना, यह ऑप्शन इस शिक्षा की बेस्ट परिभाषा के रूप में उपयुक्त नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 15 पर आ जाओ। कहीं पे? प्रश्न संख्या 15 के ऊपर आ जाओ भाई साहब। किसके ऊपर आ जाओ? प्रश्न संख्या 15। अब प्रश्न संख्या 15 का लॉजिक देखो। एक बालक की वृद्धि और विकास पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? प्रश्न को ढंग से पढ़ना, मतलब प्रश्न को ढंग से पढ़ना, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट बात दिमाग में रखनी है। देखें, एक बालक की वृद्धि और विकास पर निम्न में से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? केवल पोषण, केवल शारीरिक व्यायाम, आनुवांशिकता और पर्यावरण, केवल मानसिक स्वास्थ्य। याद रखना, बालक बालिकाओं की वृद्धि व विकास पर, वृद्धि और विकास के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि बालक बालिकाओं की वृद्धि पर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है, वो ग्रोथ के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो वंशक्रम का पड़ता है। और बालक बालिकाओं के विकास पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो वंशक्रम और वातावरण का पड़ता है। किसका? वंशक्रम व वातावरण का पड़ता है। बिल्कुल क्लियर कट बात दिमाग में रखना है कि वृद्धि और विकास, बालक बालिकाओं की ग्रोथ पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? तो वंशक्रम का पड़ता है, हेरिडिटी का पड़ता है, पेडिग्री का पड़ता है। और विकास पर प्रभाव जो पड़ता है वंशक्रम और वातावरण दोनों का पड़ता है। तो याद रखना, ऑप्शन सी वाला मामला यहां पर देखने को मिलेगा। कंप्लीट। ऑप्शन सी वाला मामला यहां पर देखने को मिलेगा। कंप्लीट। चीजों को छोड़ना नहीं, ड्रॉप नहीं करना है, आसानी से समझना है। प्रश्न संख्या 16 पर आ जाओ। किसके ऊपर आ जाओ? प्रश्न संख्या 16 पर आ जाओ। प्रश्न संख्या 16 का मामला देखो, क्या है भाई साहब? प्रश्न संख्या 16 का मामला देखिए। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वह है जो निम्न में से किस पर जोर देता है? याद रखना, अधिगम का सबसे बेस्ट सिद्धांत वह माना जाता है जो जिसके ऊपर बल देता है याद करने की क्षमता पर, अभ्यास और पुनरावृत्ति पर, समझ और अंतर्दृष्टि पर, दंड और पुरस्कार पर। आपके अनुसार याद रखना, अधिगम का वह सिद्धांत कौन सा है या अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा माना जाता है? जो सिद्धांत किस चीज के ऊपर बल देता है, जो सिद्धांत किस चीज के ऊपर बल देता है जिसे आप सबसे बेस्ट मानने का काम करते हैं? याद रखना, अधिगम का वह सिद्धांत कौन सा है जो बल देता है या जोर देता है किसके ऊपर? जो सिद्धांत बालक बालिकाओं की समझने की क्षमता पर और अंतर्दृष्टि के ऊपर बल देगा, याद रखना वो अधिगम का सबसे बेस्ट सिद्धांत माना जाता है। कंप्लीट। याद रखना, बिल्कुल क्लियर कट बात दिमाग में रखना,
ठीक है, दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। अभ्यास और पुनरावृत्ति नहीं, याद रखना वह सिद्धांत जो बालक बालिकाओं की समझ को विकसित करे और उनकी इनसाइड फील्ड थ्योरी अंतर्दृष्टि सूझ का भी क्या करे, विकास करे। तो ये अधिगम का सबसे बेस्ट सिद्धांत इसी को माना जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, आपको मैं हमेशा एक परिभाषा बताता हूं डॉक्टर मर्शेल की। किसकी परिभाषा बताता हूं? डॉक्टर मर्शेल की परिभाषा बताता हूं। डॉक्टर मर्शेल ने एक बात बताई थी कि सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता। अगर कोई सिद्धांत आपको समझ में नहीं आएगा तो आप उसको सीख भी नहीं पाओगे और आपके अंतर्दृष्टि सूझ का विकास भी नहीं हो सकता। तो याद रखना सीधा सीधा सा फंडा कि सीखने की असफलताओं का कारण, सीखने की असफलताओं का कारण, असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। ठीक है, कारण क्या है? समझने की असफलता है। तो ये सारा सारा मामला आपको इसके अनुसार देखने को मिलता है। कंप्लीट। तो ये सारा सारा मामला आपको ऑप्शन सी के अनुसार देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 17 पर आ जाओ। किसके ऊपर आ जाओ भाई साहब? प्रश्न संख्या 17। और प्रश्न संख्या 17 का जो लेवल है वो प्रश्न संख्या 17 के लेवल को देखो। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD क्या है? बच्चे का स्वतंत्र रूप से सीखा हुआ ज्ञान। गलत। वह ज्ञान जो बच्चा अकेले और दूसरों की मदद से सीखता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल थॉट बता देता हूं, जब मैंने आपको याद रखना, ठीक है, बीबी सही सा लगे, अरे भाई साहब कोई सही नहीं है, जो बता रहा हूं उसको अच्छे से समझो। मैंने आपको वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ाते समय क्या कहा था कि वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन, वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय क्या कहा था कि बालक जो कुछ भी सीखता है अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में रहते हुए अपने वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। अतः जब बालक अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में रहते हुए अपने वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते हुए सीखता है तो सीखने के दो स्तर बनते हैं। सीखने के कितने स्तर बनते हैं? दो स्तर बनते हैं। LAD लर्न विथ एक्चुअल डेवलपमेंट और LPD लर्न विथ पोटेंशियल डेवलपमेंट। इसमें बालक याद रखना, बालक इसमें स्वयं सीखता है, बालक स्वयं सीखता है। प्रश्न पूछा जाए और इसे हिंदी में कहें तो वास्तविक विकास क्षेत्र या वास्तविक विकास स्तर कौन सा स्तर है भाई साहब? मैं आपको पूरी इसकी डिटेल के माध्यम से बता देता हूं। तो पहला बनता है वास्तविक विकास क्षेत्र। कौन सा बताया? वास्तविक विकास, ठीक है, स्तर। कौन सा? वास्तविक विकास स्तर बनता है। कौन सा विकास स्तर बनेगा? कौन सा? वास्तविक विकास स्तर। दूसरा बनेगा संभाव्य विकास स्तर। कौन सा? संभाव्य विकास स्तर। इसे हम LAD एक्चुअल डेवलपमेंट लर्न विथ एक्चुअल डेवलपमेंट, इसे हम LPD लर्न विथ पोटेंशियल डेवलपमेंट। इसमें बालक स्वयं सीखता है, इसमें बालक दूसरों के सहयोग से सीखता है। तो दोनों के बीच में अंतर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ZPD। और ZPD यह बताता है कि बालक स्वयं क्या सीखता है और दूसरों के सहयोग से क्या और कितना सीखता है। अतः दोनों के मध्य अंतर करने वाला क्षेत्र ZPD कहलाता है। तो ऑप्शन B इज परफेक्ट मैच फॉर दिस क्वेश्चन। कंप्लीट। याद रखना सीधा सीधा सा फंडा दिमाग में अच्छे से, है ना, बिल्कुल गार्ड लेना। अक्सर वही लोग उठाते हैं सूरज पर अंगुलियां जिनकी एक जुगनू तक छूने की औकात नहीं होती। ये आदर्शात्मक बातें दीवारों पर अच्छी लगेगी दोस्त, ठीक है, पढ़ाई में इनका कोई मोल नहीं है। कंप्लीट। याद रखना ये आदर्शात्मक बातें खुद के मन को ठंडा करने के लिए ठीक है, बाकी इनका कोई मोल नहीं है। इसलिए परेशान होने के स्थान पर मेरी बात मान ले, छोटा भाई हूं तेरा, 18 साल की उम्र में आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं, पढ़ो तो जिंदगी में मजे ही मजे हैं। पढ़ने के अलावा और कोई काम आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सारा लॉजिक इसके अनुसार देखने को मिलेगा।
प्रश्न पूछा जाए आपसे, कभी प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न संख्या 18, याद रखना प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है, बात को समझे। बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंसी के बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखना बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा किया गया था। हार्वर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 1983 में किया था। और बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 7 प्रकार बताए। 1998 में बुद्धि का एक प्रकार और बताया। सन 2000 में, याद रखना, सन 2000 में बुद्धि का एक प्रकार और बताया। टोटल प्रकार कितने बताए? 9। पहली बुद्धि कौन सी बताई थी? शाब्दिक बुद्धि। दूसरी कौन सी बताई थी? तार्किक बुद्धि। तीसरी कौन सी बताई थी? स्थानिक बुद्धि। चौथी कौन सी बताई थी? शरीर गतिक बुद्धि। कौन सी? शरीर गतिक बुद्धि। पांचवी कौन सी बताई थी? संगीत गतिक बुद्धि। संगीत गतिक बुद्धि। छठी कौन सी बताई थी? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। कौन सी? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। सातवीं कौन सी बताई थी? अंतराव्यक्तिक बुद्धि। कौन सी? अंतराव्यक्तिक बुद्धि। आठवीं कौन सी बताई थी? प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि? प्रकृतिवादी बुद्धि। और नवी कौन सी बताई थी? अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन से? अस्तित्ववादी बुद्धि। अब याद रखना, ये हार्वर्ड गार्डनर का लेना देना वाला सवाल देखने को मिला है। कौन सा? हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत से लेने देने वाला सवाल मिला है। कंप्लीट याद रखना, सीधा सीधा सा फंडा दिमाग में, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। आज का प्रश्न संख्या 19। आज का प्रश्न संख्या 19। एक शिक्षक के लिए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक शिक्षक के लिए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? याद रखना, 1994 में भारत में समावेशी शिक्षा का प्रचलन हुआ। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा का लॉजिक देखने को मिलेगा। सॉरी, अमेरिका में 1994 के अंतर्गत, कहां पर? अमेरिका में 1994 के अंतर्गत ये चीजें देखने को मिली थी। और याद रखना, समावेशी शिक्षा के तहत अगर मैं और बात बता देता हूं तो भारत में भी इसका प्रचलन किया जा चुका है। अब याद रखना, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसका मतलब क्या होता है समझना, कि जाति, भाषा, लिंग, धर्म कि वह प्रक्रिया जिसका संचालन कि जाति, भाषा, लिंग, धर्म, क्षेत्र, समुदाय, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में बिना भेदभाव के सारे बच्चों को एक साथ सिखाने की प्रक्रिया समावेशी शिक्षा में आ जाएगी। तो सभी छात्रों को एक पाठ्यक्रम पढ़ाना, सभी छात्रों को समान ग्रेड प्रदान करना, सभी छात्रों को उनकी क्षमता और कमजोरियों के अनुसार सिखाना, केवल विशेष जरूरत वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना। तो याद रखना, सभी छात्रों को समान ग्रेड प्रदान करना, सभी छात्रों को एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाना, सभी छात्रों को उनकी क्षमता और इसके अनुसार। तो मैं एक बात बताऊं, तो शिक्षा के क्षेत्र में जब भेदभाव नहीं किया जाता, एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है तो ये सारी बातें किसके अनुसार भेदभाव नहीं किया जाता, तो वो समावेशी शिक्षा का लॉजिक देखने को मिलेगा। तो सभी छात्रों को एक ही पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा सकता, सभी छात्रों को समान ग्रेड प्रदान नहीं किया जा सकता, सभी छात्रों को उनकी क्षमता और कमजोरियों के अनुसार सिखाना। बोलो कौन सा? ये सारी बातें इसमें आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन से, ऑप्शन से। कौन सा भाई साहब? ऑप्शन सी का लॉजिक, हर बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार सीख सके, सारे बच्चों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ सिखाया जाए और हर बालक अपनी योग्यता के अनुसार सीखे। कंप्लीट, ये सारी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी। और आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न, याद रखना, आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न कौन सा है? प्रश्न के ऊपर फोकस करें, याद रखना प्रश्न। बाल विकास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? बाल विकास का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके ऊपर ध्यान केंद्रित करता है? केवल शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक विकास पर और सभी पहलुओं पर? तो याद रखना, बाल विकास के अंतर्गत बालक बालिकाओं के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक का मतलब संवेगात्मक विकास और उसके सामाजिक विकास के ऊपर फोकस किया जाता है। कंप्लीट, याद रखना, बाल विकास का जो पूरा फोकस है किसके संबंध में देखने को मिलेगा? याद रखना, बाल विकास का पूरा जो फोकस है सारे प्रकार के पक्षों पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल याद रखना, टॉपिक वाइज रोजाना 9 बजे मेरी क्लास होगी। टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूरे पॉइंट को समझाने वाला हूं। आपकी मैराथन जब तक आपकी एग्जाम नहीं होंगे तब तक ये क्लासें चलती रहेगी। सुबह जीके भी चलती है, सुबह 10 से 12 सुबह जीके चलता है जो नरेश सर लेंगे। 5 से 7 बजे तक महेंद्र सर ज्योग्राफी लेंगे। और भाई साहब
7 से 9 बजे तक L1 में साइंस का पोर्शन चलेगा और भाई साहब 9 बजे से रात की 10-11 बजे तक मैं क्लास लेता रहूंगा। तो भाई साहब मनोविज्ञान का बेड़ा पार होगा, झंडे गाड़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे ठीक रात 9 बजे। टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी होगी, है ना, बड़े मजेदार तरीके से चीजों को सीखेंगे। तो आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। रात 9 बजे रोजाना जुड़ना न भूले अपने छोटे भाई से। थैंक यू।